बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूँ सरवत वलीम। सियासत की राहदारियों से खबर यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का अलम बुलंद कर दिया है कि अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। सवाल यह है कि क्या ये एहतजाज किसी तहरीक में तब्दील होगा, सिर्फ मुजाहरे किए जाएंगे या मार्च भी मुमकिन है। कौमी सियासत में इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब की आवाज़ भरपूर तरीके से गूंज रही है। JUI की क़यादत हुकूमत से पूछ रही है कि जब बज़ोरे धांधली उलमा को पार्लियामेंट की सियासत से पीछे धकेल दिया जाए तो ऐसे में हम किधर जाएंगे। मौलाना का हुकूमत के लिए पैगाम है कि अगर जमीयत को दीवार से लगाने की कोशिश की तो नताइज संगीन होंगे। फिजा में सवालात और भी हैं। इस मंजर का पस मंजर मुमकिना तौर पर हुकूमत के खिलाफ 2 तहरीक के ऐलान पर मबनी है, क्योंकि सिर्फ JUI ही नहीं, मुल्क की बड़ी अपोजिशन जमात PTI भी मैदान में आ रही है। गुज़श्ता दिनों तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के तर्जुमान ने तो यहाँ तक दावा किया कि PTI और JUI ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करने पर इत्तेफाक कर लिया है। ताहम JUI के तर्जुमान ने इस दावे को रद्द कर दिया। खबर यह भी है कि JUI ने माजी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक किसी भी मुश्तरका तहरीक का हिस्सा बनने से गुरेज किया है। 28वीं आईनी तरमीम की भी तैयारी है। JUI इस मुजव्वज़ा तरमीम की मुखालिफत तो कर रही है, लेकिन क्या सिर्फ मुखालिफत होगी या मुज़ाहिमत भी होगी। इन्हीं तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे मौजूद मेहमान मौजूद हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा हैं हाफिज़ हम्दुल्ला साहब, मैं उनको खुश आमदीद कहूँगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए कि आप स्टूडियोज़ में हमारे पास तशरीफ़ लेकर आए। सर, 28वीं यानी तरमीम से शुरू कर लेते हैं। बहुत बातचीत है और हंगामा भी है इसके ऊपर। मुख्तलिफ पैंतरे भी गवर्नमेंट बदल रही है। अभी हालिया पैंतरा गवर्नमेंट ने कहा कि अभी फ़िलहाल इसके आसार नज़र नहीं आ रहे, लेकिन मैं कामरान मुर्तज़ा साहब को सुन रही थी, वो ये फरमा रहे थे कि 3 से 4 ड्राफ्ट तो ऑलमोस्ट तैयार होंगे और बहुत से हो भी रहे हैं। तो आप लोगों की पोजीशन क्या होगी 28वीं यानी तरमीम के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, गुजारिश ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम उन पार्टियों में शामिल है जिसको आप 73 की आइन की खालिक पार्टियां समझती हैं, क्योंकि अगर एक तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 73 की आइन की खालिक समझा जाता है तो मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम एक खालिक के तौर पर 73 की आइन का उनकी एक हैसियत है, एक वो है। जहाँ तक 28वीं तरमीम की बात है कि जमीयत उलमा इस्लाम कहाँ खड़ी रहेगी, पहले यह मालूम करना है कि 28वीं तरमीम के अंदर है क्या। ठीक, हम तरामीम के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन तरामीम की वर्जन क्या है। जब आप नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आइन में आप तरमीम कर सकते हैं। 18वीं तरमीम हुआ या नहीं हुआ, लेकिन 10 महीने 9 महीने उस पर लगे, उसके बाद एक इत्तिफाक तक तमाम सियासी पार्टियाँ पहुँच के तो उसके नतीजे में एक 18वीं तरमीम की शक्ल में एक हैत सामने आई। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 26वीं यानी तरमीम आई, उसमें हमने सपोर्ट किया, लेकिन शराइत के साथ। हमारे भी 5 माने गए, उनके 55 थे, 55 आके 22 पे खड़े हो गए। फिर 27वीं यानी तरमीम आई। 27वीं यानी तरमीम में जमीयत उलमा इस्लाम ने सपोर्ट नहीं किया, बल्कि मुज़ाहमत की और मुखालफत में वोट भी किया जी। लेकिन हुकूमत की रविश क्या थी? जब 26वीं यानी तरमीम थी, उस वक्त ख़ुद हुकूमत वफाकी वज़रा ये कहा करते थे कि तरमीम तो आ रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है कि तरमीम के अंदर है क्या। बिल्कुल, हमें क्यों जब वफ़द आया मौलाना साहब के पास, उन्होंने कहा कि तरमीम तो दिखाओ कि तरमीम है क्या, मुसवदा है क्या। उन्होंने कहा हमें मालूम नहीं है। वो तो रात की तारीकी का मामला सारा आ गया, यानी रात की तारीकी भी थी और सिया शापर में भी थी, लेकिन वज़ीर क़ानून को भी मालूम नहीं है कि इसके अंदर क्या है। तो अब आइए 27वीं तरमीम पर। 27वीं तरमीम के पहले 26वीं तरमीम के बाद वफाकी वज़रा, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, तमाम वफाकी वज़रा, हुक्मरान पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव सारे कहते थे कि 27वीं तरमीम नहीं आएगी। हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। मैं बज़ात ख़ुद उस वक्त भी कहता रहा कि 27वीं यानी तरमीम आएगी। 27वीं से पहले मैं बात कर रहा हूँ। 27वीं आई, वो डिनाइल कर रहे थे, लेकिन 27वीं आई। उस अभी 27वीं के बाद 28वीं की बात की जाती थी। इब्तिदा में कहा जाता था कि नहीं, ज़रूरत ही क्या है, आज आ रही है। कुछ वज़रा मान रहे हैं कि हाँ आ रहा है, 27वीं तरमीम आ रही है, कुछ वज़रा इनकार कर रहे हैं कि नहीं आ रही है। जब हुकूमत की सफ़ू में कंफ्यूजन है तो फिर सवाल ये है कि क्या 28वीं तरमीम आएगी। मैं कह रहा हूँ
मैं कह रहा हूँ अपने ज़ाती दानिश और मालूमात के नतीजे में कि 28वीं तरमीम आएगी। लेकिन इस पे भी सर वो ये कह रहे हैं कि 28वीं आए, ये नहीं कह रहे कि नहीं आएगी, कह रहे हैं अभी नहीं आएगी, आएगी अभी नहीं आएगी। देखिए अभी नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? बजट से पहले होना था, बजट से पहले 28वीं तरमीम ने आना था, जोर लगा रहे थे। हाँ जोर लगा रहे थे, अब क्यों नहीं आ रही है? अंदर खिचड़ी पक रही है। ठीक है। हाँ, कुछ लोग तस्लीम करते हैं, सर हिला रहे हैं, कुछ लोग बाहर जो हम सुन रहे हैं कि वो इनकार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कर लूँ कि बज़ात खुद 28वीं तरमीम में अगर वो नुकात शामिल हो जो कि बाज़गश्त कर रही है, जैसे NFC अवार्ड को रिवर्स करना, सुबह के हकूक़ पर डाका डालना, 18वीं तरमीम 28वीं तरमीम के ज़रिए बिल्डोज करना, और इसके साथ साथ ग्वादर और कराची पोर्ट को फेडरल टेरिटरी करार देना, गवर्नर राज की निफाज की हैत को, उसकी शक्ल को आइन में तब्दीली लाना, 1 साल से 2 साल की तजवीज़ आ रही है। एक दूसरी बात यह कि वोटर की उम्र 18 से 22 या 25 साल तक लगाना, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कहा जाता है कि 28वीं तरमीम के हिस्सा होंगे। जिसका मतलब ये है कि आप 73 के आइन को बिल्डोज करना चाहते हैं। उसकी शक्ल तो पहले ही मस्ख, हाँ पहले मस्ख हुआ। इसका मतलब ये है कि आप विफाकी रियासत का खात्मा चाहते हैं, फिर 73 के आइन की पोस्टमार्टम तो हो गई। सर आपको ये सारी चीज़ों पे इख्तलाफ है या कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो अभी मुबैना तौर पे सामने आ रहे हैं, उस पे मौलाना साहब का और आप लोगों का इख्तलाफ है? देखिए मेरी बात, अगर मौलाना साहब की बात आप सुनेंगे या मेरी बात सुनेंगे तो मैं भी पार्टी की बिहाफ पे बात कर रहा हूँ ना। पार्टी की स्टांस तो ये है कि मौजूदा पार्लियामेंट ये हक नहीं रखती कि वो आइन में तरमीम करे, क्योंकि ये मुंतखब पार्लियामेंट नहीं है। लेकिन जब हम पार्लियामेंट में हैं तो फिर या तो रास्ता रोकना होगा, मुज़ाहमत करनी होगी, या उसका साथ देना होगा। 26वीं आईनी तरमीम में बेशक हमने साथ दिया, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जैसे कि मौलाना साहब ने कहा कि साम तो था लेकिन उसका असर हमने कुचल डाला। जी जी बिल्कुल, मैं याद है। लेकिन जब 27वीं तरमीम में वो चीज़ें आई जो 26वीं में से हमने निकाल दिए थे, जमीयत ने मुज़ाहमत भी की, मुखालफत भी की, और हमारा एक सेनेटर मिस भी हुआ, मिसप्लेस हुआ। और अभी 28वीं तरमीम में अगर यही चीज़ें शामिल है जो बाज़गश्त हो रही है, जो मैंने आपको उसकी निशानदेही की, तो जमीयत उलमा इस्लाम तो इसके हक में नहीं है। ये जो मुल्क के एहतजाज का ऐलान हुआ है, ये सिर्फ एक 28वीं यानी तरमीम को लेकर है या बहुत सी चीज़ें मिलकर एक उबाल उठा है? तो मौलाना साहब ने अब ये हतमी तौर पर फैसला भी कर लिया और ऐलान भी कर दिया कि एहतजाज। देखिए अर्ज़ ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम ने तो रोज़ अव्वल ऐलान किया, सबसे पहली पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम है। मौलाना साहब ने ऐलान किया, 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुआ, 15 फरवरी को मौलाना साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि फैसले अब ऐवान में नहीं होंगे, अब मैदान में होंगे। आज मौलाना साहब ने कराची में उसी बात को दोहराई, वही बात उन्होंने दोहराया कि अब फैसले ऐवान में नहीं, मैदान में होंगे, यानी उसमें तेज़ी लाएंगे। 12 अप्रैल को पेशावर में एक आज़िम इज्तिमा हुआ, मर्दान में, खैबर पख्तूनख्वा में, और 14 मई को कराची में हुआ। इसके बाद जून में 4 जून को फिर कोयटा में होगा, यानी बलूचिस्तान में, पशीन में होगा। उसके बाद फिर पंजाब में होंगे। हो सकता है इससे इस तहरीक में और भी इजाफा आ जाए, यानी तेज़ी आ जाए और उसकी हैत भी तब्दील हो जाए। लेकिन तो उसकी क्या हो सकती है? लेकिन जैसे कि आपने फरमाया, उसमें मार्च भी हो सकता है, उसमें शटर डाउन भी हो सकता है, शाराएँ बंद करना भी हो सकता है, मुख्तलिफ चीज़ें। ये तो मेरी एक तजवीज़ है जो तारीख़ में जो एहतजाज की शक्लें तारीख़ में गुजरी है, माज़ी करीब में जो कुछ दिगर पार्टियों ने किया है या PDM ने किया है वही कुछ होगा, लेकिन अभी तक पार्टी ने फैसला नहीं किया है। ठीक है, अगर पार्टी बाद में फैसला, लेकिन पार्टी एहतजाज पर है रोज़ अव्वल से, लेकिन थोड़ा हमने डिले किया इस वजह से कि हुकूमत का वफद आया, उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका के वफूद आ रहे हैं, आपका एहतजाज है। अभी हमने उसी को उसकी नज़रसानी करके उसका ऐलान किया। 22 मई को ये जो अभी आने वाला 22 मई है, पूरे मुल्क में तमाम मुल्क के अज़ला हेडक्वार्टर में महंगाई के ख़िलाफ़ और बदअमनी के ख़िलाफ़ जमीयत उलमा इस्लाम की एहतजाज होगी। ठीक है, पूरे मुल्क। ठीक है, अब अगर आप, मैं इजाज़त चाहूँ आपसे सर, एहतजाज हमें याद है बिल्कुल 2024 के इंतखाब हुए, जो पहला एक कलम उठाया था वो मौलाना साहब ने उठाया था कि एहतजाज हुआ, धांधली हुई, मैंडेट चोरी हुआ। लेकिन
हुकूमत के लोग ये जवाब देते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी तो ये हुआ, मौलाना साहब वहाँ भी तो मौजूद हैं। फिर जिस एहतजाज की आप बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पे एहतजाज पुरअमन रहना चाहिए, मैं बीइंग पाकिस्तानी इस बात की कायल हूँ, लेकिन सियासी जो हरीफ हैं वो इस चीज़ के ऊपर इख्तलाफ करते हैं कैसा एहतजाज है। मौलाना साहब एक बात कहें तो वो भी हमें पता है कि वो जम्मे गफ़ीर है, पूरे पाकिस्तान की आवाज़ होगी। मौलाना साहब जलसा करें तो वो भी उसी तर्ज पे होगा। तो ये कैसा एहतजाज है जो सिर्फ जलसों के हद तक रहता है, हुकूमत को कोई हिलाता नहीं है, हुकूमत के अंदर कोई दरार नहीं आती, हुकूमत के अंदर कोई अफरा तफरी नहीं आती। इस एहतजाज का मकसद क्या है? देखिए मेरी बात सुनिए, हर पार्टी की एक कैपेसिटी है, उसका एक हुजम है, अपने सलाहियत हुजम के साथ वो एहतजाज के लिए बाहर निकलती है। अगर आप जमीयत उलमा इस्लाम की आज के एहतजाज को करेंगे PDM के एहतजाज के साथ, तो उस वक्त 10 जमातें थी। अगर उसकी अफरादी क़ुव्वत कम थी, अफरादी क़ुव्वत सारे जमीयत उलमा इस्लाम की थी, इसमें कोई शुबा नहीं। या PDM से पहले जमीयत उलमा इस्लाम का जो एहतजाज था, आप आज का उसके साथ कंपेयर करेंगे, बेशक फ़र्क होगा, वो तेज़ी नहीं होगी जो पहले थी, लेकिन हम ये कोशिश भी करते हैं कि हम ऐसी सूरत हाल पैदा न करें कि तसादुम और टकराव का सूरत हाल पैदा हो जाए, बीच में एक तीसरी क़ुव्वत उससे फ़ायदा उठाए। ठीक है, हाँ, जिससे पहले से आपकी मईशत तबाह हो चुकी है, पहले से आपकी सिक्योरिटी बहरान है, पहले से आपकी सियासी बहरान है, यानी कोई भी चीज़ आपका इस 4 साल में 3 साल में सुधर नहीं गया। तो जब सुधरा हुआ चीज़ नहीं है, तो जमीयत उलमा इस्लाम ने मुख्तलिफ़ हालात में, मुख्तलिफ़ शक्लों में, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एहतजाज किया है। अब हो सकता है जमीयत उलमा इस्लाम एहतजाज की नौइयत, एहतजाज की शक्ल, एहतजाज की सूरत को तब्दील करे, लेकिन ये फैसला कब होगा, जमात कब फैसला करेगी, ये क़यादत पे डिपेंड है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ एक स्टूडियोज़ में हमारे मौजूद मेहमान हाफिज़ अब्दुल्ला साहब मौजूद थे, उनके वक्त के लिए शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, आप लोग मेरे साथ रहिएगा। के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता का ख़ित्ता बदस्तूर एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ अमन की उम्मीद और दोबारा से जंग छिड़ने के खदशात एक साथ चल रहे हैं। अमेरिकी सदर के बयानात कशीदा फ़िज़ा को मज़ीद पेचीदा बना रहे हैं, जो एक तरफ तो मुस्बत पेशरफ्त का दावा करते हैं, मगर दूसरी तरफ सख्त फ़ौजी कार्रवाई की धमकी भी दे रहे हैं कि उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, लिहाजा ईरान मुआहिदा कर ले वरना अमरीका दोबारा से हमले शुरू कर सकता है। अमरीका का अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने ये रिपोर्ट किया है कि अमेरिका और इजराइल आइंदा हफ्ते ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं, जिसके दौरान ईरानी फौजी अड्डों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर शदीद बमबारी की जा सकती है। आलमी ताकतों का खेल है, इसने सूरत हाल को एक मरतबा फिर से बेयकीनी की कैफियत में धकेल दिया है। अब अगर हम ये देखें तो हमारे सामने निहायत एक अहम सवाल है, और उभरती हुई जो कशीदगी है, ये एक नई लहर है जो सामने हमें नज़र आ रही है। जंग बंदी है जो किसी तौर बरकरार है, मगर दूसरी तरफ आपना हुर्मज़ की नाकाबंदी भी है, अमन की कोशिशें, दूसरी तरफ सदर ट्रंप के धमकी आमेज बयानात भी हैं, एतमाद का फुकदान अलहदा से हमें एक टेबल के गिर्द नज़र आता है। सवाल ये उठ रहा है कि अमेरिका और ईरान में एतमाद का फुकदान किस तरह से दूर होगा। सदर ट्रंप का एक और दावा भी सामने आया है कि वो जंग बंदी के हक में नहीं थे, जबकि ईरान पर फैसला कुन हमले के लिए भी तैयार थे, लेकिन पाकिस्तान की दरख्वास्त थी जिस पर यह हमला उनकी तरफ से मौखर किया गया। पाकिस्तान अब इस ज़मीन में क्या कर रहा है? अब एक और नुक्ता भी है कि पाकिस्तान के पास बतौर सालिस ऑप्शंस क्या हैं। बड़े ही अहम जो दौरे हैं वो इस वक्त शुरू हो चुके हैं। जो हमारे सामने लेटेस्ट अपडेट है वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के हवाले से है, जो 2 रोज़ा दौरे पर ईरान के अंदर मौजूद हैं, और इत्तलात हैं कि नहायत ही अहम पैगाम जो है वो तेहरान को पहुँचाया जाएगा। इसके अलावा चाइना का दौरा जो है वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का शेड्यूल्ड है कि वो चाइना का दौरा करेंगे इसी महीने में, और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन भी चाइना का दौरा 19 मई को करने जा रहे हैं। ये वो तमाम हलचल है जो अमेरिका और ईरान के तनाज़े में हम देख रहे हैं। मुस्तक़बिल इसका क्या है, इस पे बात करने के लिए हमारे मौजूद मेहमान हैं, साबिक सफ़ीर हैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। मैं उनको खुश आमदीद कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, हम ये समझ रहे थे कि शायद चीज़ें कुछ बेहतर हो जाएंगी, चाइना का विज़िट जब ट्रंप कर जाएंगे तो कुछ नरमी आएगी उनके भी रवैये में, मगर उनका लहजा पहले से ज़्यादा तल्ख़ हो चुका है, और अमरीकी अखबार तो ये कह रहा है कि हमला भी ऐन मुमकिन है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में किया जाए ईरान के ऊपर। आपको लगता है कि चीज़ें बिगड़ रही हैं? या मधु करने पर मशकूर। ये दुरुस्त है कि अमेरिका इजराइल की वजह से
उसके दिल में तो हमेशा हलचल रही है कि दोबारा ईरान पर हमला किया जाए, लेकिन वो रुकता क्यों है अमेरिका? हमने देखना तो ये है ना, वो इसलिए रुकता है कि उसके तमाम जितने भी प्रोफेशनल जर्नल्स हैं या उसके दूसरे अकाबरीन हैं, वो उससे इज्तनाब करने का मशवरा पहले भी देते रहे जब पहले हमला किया, और अब भी दे रहे हैं। और इसका सबूत ये है कि कोई 12 के करीब उनके फौजी ओहदेदारान, उनको या हटा दिया गया है या उनकी नौकरियों को खत्म कर दिया गया है। और उसके अलावा बाकी सब मिला के कोई 34 के करीब मुख्तलिफ उनके अकाबरीन, कैबिनेट मेंबर्स बहुत सारे उसमें शामिल, उन तमाम को हटाया गया है या उनको कहीं और एब्जॉर्ब किया गया है। तो इसका इख्तिलाफ राय वहाँ मौजूद है। जो सीनियर एलिमेंट्स हैं, स्टेट डिपार्टमेंट हो गया, पेंटागन हो गया, वो अपने तौर पर मशवरे देते रहे। और इसकी गमबाजी ये भी करती है एक बात कि जनरल कैन से 3 दिन पहले जब उनकी सेनेट कमेटी ने सवाल किया कि आप समझते हैं कि जंग जीत गए हैं आप, तो उसने उस पर बिल्कुल जवाब नहीं दिया, और उसने हाँ या ना में भी जवाब नहीं दिया कि जंग जीत गया है। उसने 2-3 दफा सेनेटर्स ने सवाल किया। तो ये दुनिया जानती है कि अहदाफ हासिल नहीं हुए, इसका मतलब जंग नहीं जीते। ये दुनिया जानती है कि अमेरिका की ये तमाम कारपेट बॉम्बिंग और इजराइल की मिलके भी वहाँ ये दुरुस्त है कि नुकसान उन्हें पहुंचा। तकरीबन 3,900 के करीब अफराद को शहीद किया, उनके अकाबरीन कोई 60 के करीब उनको शहीद किया गया। ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं 20 साल हमने पीछे धकेल दिया है। चले 20 साल नहीं तो तकरीबन 8-9 साल के लिए तो उनके इतने नुकसान हैं कि उनको टाइम लगेगा। बहरहाल वो वक्त का तयन इसलिए नहीं किया जा सकता कि ईरानियंस काफ़ी पढ़े लिखे हैं, साइंटिस्ट उधर हैं सबसे ज़्यादा इस खिते में, इंजीनियर सबसे ज़्यादा इस खिते में, तालीम सबसे ज़्यादा वहाँ, तो वो जल्दी भी कर सकते हैं। उससे कता नज़र अगर देखा जाए तो नुकसान बर्दाश्त किया ईरान ने, और उसके बावजूद जो वहीं अमेरिका के बहुत सारे तजिया निगार और अखबारात कह रहे हैं और उनके फौजी अकाबरीन कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं सरकारी, कि अब भी उनके पास 80 से 85% तक मिसाइल्स मौजूद हैं। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप तो कहते हैं कि हमने तबाह कर दिया है ना, उनकी नेवी सारी तबाह हो गई, एयरफोर्स सारी तबाह हो गई, मिसाइल सारे तबाह हो गए, अस्करी उनके तनसीबात सारे तबाह हो गए हैं, तो फिर अगला सवाल ये बनता है कि जब सारी चीजें तबाह हो गई हैं तो फिर आ जाएं, इसको वॉक इन करें और कब्जा कर लें ईरान पर। ऐसा क्यों नहीं करते? वॉक इन करें और हरमुज पे कब्जा कर लें। हमें जो डॉक्टर साहब असल में जो एक ख़तरा महसूस हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है, जैसे आपने जनरल कैन की बात की, चंद रोज़ पहले डोनाल्ड ट्रंप से भी एक रिपोर्टर ने यही सवाल किया कि आपके जो मकासद थे क्या वो आपने हासिल किए। उस पर उन्होंने ना सिर्फ उस रिपोर्टर को गद्दार कह दिया, उसको कलम फरोश कह दिया, और ये कह दिया कि तुम लोग जो है वो गद्दार हो, तुम लोगों की वफादारियाँ नहीं है, तुम लोग लिखते हो वो झूठ लिखते हैं। यही वो फ्रस्ट्रेशन है जिसकी बुनियाद पर ये सवाल भी मैंने आपके सामने रखा था कि ऐसे ख़तरात हैं कि खुदा न खासा दोबारा से अटैक होगा और पहले से ज़्यादा कुव्वत से किया जाएगा। लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब इस वक्त ईरान के अंदर मौजूद हैं और ऐन मुमकिन है, मुमकिना तौर पे वो यही जंग के हवाले से कोई बातचीत करने गए होंगे, एतमाद में लेने गए होंगे, लेकिन इस दफ़ा बारगेनिंग होगी किस पे? चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हैं, किस चीज़ के ऊपर बारगेनिंग होगी? या दोनों साइड से चीजें क्लियर है बिल्कुल। 14 पॉइंट्स और 15 पॉइंट्स पर बिल्कुल बातें क्लियर हैं वो। अब उसमें जाहिर है ईरान का भी असल ये कि कॉज ऑफ वॉर क्या थी। कॉज ऑफ वॉर बुनियादी तौर पर एनरिचमेंट था, बाकी उसमें ज़मनी चीजें थी, मिसाइल का मामला, प्रॉक्सी का मामला, बाकी मामला ज़मनी थे। असल मामला एनरिचमेंट का था और आज भी असल मामला एनरिचमेंट का है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज ये है कि दिस वाज अ कॉज ऑफ वॉर। Consequence of war has become a bigger problem than the cause of war, and that is Hormuz. Hormuz जो है वो उसके मज़मरात हैं जंग के। मज़मरात जो है वो असल जंग की वजह से ज्यादा अहमियत अख्तियार कर गया है, वो स्टेट ऑफ हॉर्मस है। तो अब मोहसिन नकवी साहब के वहां जाने का मकसद क्या हो सकता है? पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान को यह एजाज हासिल है कि पाकिस्तान के मिलिट्री अकाबरीन, खास तौर पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, उन्होंने पहले जो उनके पास 2 कलीदी ओहदे रह चुके हैं, MI का और ISI का, उसकी वजह से उनके डोमेन में ये बात आती थी कि वो अपने काउंटर पार्ट से राहो रस्म उनके अच्छे और बेहतरीन, तो वो बेहतरीन और अच्छे राहो रस्म फील्ड मार्शल के। मोहसिन नकवी के अपनी इनग्रेस है, उनको एक एडवांटेज भी है वहाँ के जो उलमा हैं, बाकी लोग हैं उनके साथ।
तो वो मैसेजिंग अच्छी पहुंचा सकते हैं और मशवरा दे सकते हैं। देखिए मीडिएटर का काम यही है ना कि ईरान, देखें चाइना ये कह रहा है, चाइना की तरफ से इस हद तक सपोर्ट है, इससे ज्यादा चाइना आगे नहीं जा सकता। चाइना के अपने अहदाफ हैं, 2030 तक उसने दुनिया की सबसे बड़ी माशी कुव्वत बनना है। चाइना डायरेक्ट नहीं कूदना चाहता। चाइना ने मैं आपको वो सारी चीजें बता रहा हूं जो डिप्लोमेटिक डोमेन में होती हैं। चाइना ने हमें कहा है, हम चाइना के साथ भी कंसल्टेशन में है। आपकी भी इराक़ी साहब की उनसे मुलाकात हुई है, हमारी डेली बेसिस पे चाइना के साथ कंसल्टेशन हो रही है। बैक चैनल डिप्लोमेसी में उन्होंने ये बातें की हैं, ये आपके सामने पेश की जा रही है ईरान के। और इसमें देखें कि आपके कौमी मफाद में क्या क्या चीजें हैं। ईरान के कौमी मफाद में ईरान तो कह चुका है कि इनरिचमेंट हम कम भी कर सकते हैं। ईरान के पास अभी आके मसला ये फंस गया है कि 240 किलोग्राम जो उन्होंने, उनका नेशनल एसेट है, जो उन्होंने अपनी अरकरेजी करके अरबों डॉलर खर्च करके जिसको कि उन्होंने इनरिच किया है, उसको अमेरिका कहता है हमें दे दें। अब ये असल जो बोन ऑफ कंटेंशन है, ये तो नामुमकिन लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए अपने इस दौरे के दौरान चाइना की बात कर रही ना, उन्होंने कहा कि भाई चीन जो है उसके पास या तो कैपेबिलिटी है कि वो न्यूक्लियर डस्ट को वहां से ला सकता है, या अमेरिका के पास है। जिसका का मतलब ये कि एक इशारा ये भी है, विच मीन्स के एक फ्लेक्सिबिलिटी मैं कहूंगा कि चीन और ईरान चीन पर कंफर्टेबल महसूस करेगा कि ठीक है चीन अगर इसको कर लेता है। लेकिन ईरान का तो यूरेनियम के हवाले से ज्यादा जो एक ट्रस्ट बिल्डिंग है वो हमें रशिया के साथ डॉक्टर साहब नजर आती है, और यही वजह है पिछली दफा रशिया प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं। पिछली दफा रशिया को किया था, दैट इज अनदर ऑप्शन। लेकिन अगर इसमें देखा जाए कि चॉइस बिटवीन रशिया एंड चाइना, तो ईरान वुड बी कंफर्टेबल विद ईदर ऑफ देम। और अब क्योंकि बदलते हालात में पिछली दफा 2015 और 2016 उसमें जब जेसीपीओ हुआ था, उसके बाद चाइना बहुत आगे चला गया उससे मजीद। आपने देखा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप अभी आए तो जो खदोखाल उनके पिछली दफा के दौरे का था चीन के और अब के दौरे का था, अब इस दफा आपने बहुत फर्क है। और जिस जचे तुले अंदाज में और बिल्कुल एक सही अंदाज में उन्होंने बिहेव किया है वहां, वरना ये तो कहीं भी किसी मुल्क में जाते हैं ये बिल्कुल नॉन सीरियस बिहेवियर होता है, अनप्रेडिक्टेबल से रहते हैं, कभी भी कहीं भी कोई भी बयान दे देते हैं। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, हमने इसको बड़ा कीनली ऑब्जर्व भी किया कि चाइना की इस विजिट के दौरान वो बिल्कुल नपे-तुले अल्फाज उन्होंने रखे, और एक अलहदा एक शख्सियत, एक अलहदा डोनाल्ड ट्रंप हमें चाइना के विजिट में नजर आए। अब मुझे ये भी सर बताइएगा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ईरान की तरफ से हमें ये स्टेटमेंट आया था कि पाकिस्तान जो है ठीक है सालसी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की सालसी उतनी कामयाब नहीं हुई, नाकाम नहीं हुई लेकिन उतनी कामयाब नहीं हुई। और वजह यह है कि अमेरिका जो है वो गैर जिम्मेदार किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तान मुश्किलात से दो चार है। एक अंदाज़ा ये कहा जा रहा है, आप इन चीज़ों को बेहतर समझते हैं, अंदाज़ा ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान चाइना के ज़रिए शायद कोई प्रेशर बिल्डिंग है जो ईरान के तरफ पहुँचाएगा, भिजवाएगा, और चाइना के ऊपर ईरान का भरोसा बहुत ज़्यादा है और ऐन मुमकिन है कि चाइना इसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू कर सके। और ये वजह है कि शहबाज शरीफ साहब चाइना का विजिट करने जा रहे हैं इसी महीने। नहीं, उसके तो बहुत सारे वजूहात हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी वजह जितनी भी आपको देख रहे हैं इस वक्त हाई पावर मीटिंग्स दुनिया में, उसमें ईरान तो सरे फहरिस्त आ रहा है। आप देख लें ब्रिक्स में क्या हुआ, जॉइंट स्टेटमेंट भी नहीं दे सके क्योंकि आके मामला वहीं फंस गया आके ईरान पर, और वहाँ जो जॉइंट स्टेटमेंट दिया जा रहा था उस पर आके फंस गया। आ जाते हैं हमारी जहाँ तक ताल्लुक है सालसी का, कहा क्या है, इराक़ी साहब ने कहा है कि पाकिस्तान इसलिए मुश्किल में है कि अमेरिका ट्रस्टवर्दी नहीं है हमारे लिए, और अमेरिका जो कहता है वो उस पर कारामद नहीं होता है, इसलिए पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हैं। उन्होंने फौरन बताया कि पाकिस्तान के लिए क्यों मुश्किलात है, ये नहीं कहा कि पाकिस्तान नहीं कर सक रहा है या कोई और। अब देखना ये है कि अगर चाइना जिस तरह के, और अब भी मेरा मानना ये है कि जाहिर है जब बगैर चाइना के कंसल्टेशन के, हम तो चाइना से बिल्कुल कंसल्टेशन कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया से कंसल्टेशन कर रहे हैं, अमेरिका से कंसल्टेशन करके फिर ईरान से बात कर रहे हैं। जाहिर है ईरान अपने कौमी मुफाद में फैसला करेगा। पाकिस्तान मशवरे दे सकता है कि चाइना से कंसल्टेशन के बाद ये मशवरा है, एडवांस इंफॉर्मेशन चाइना दे सकता है अपने इंटेलिजेंस के जरिए, और पाकिस्तान एडवांस इंफॉर्मेशन दे सकता है। बाकी ईरान को खासतौर पर चाइना और रशिया एडवांस इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि हमला होने वाला है, और हमला होने की सूरत में ईरान अपने नुकसानात को कैलकुलेट कर ले, अपने फायदे को देखे। ईरान के साथ आज क्या हो रहा है,
ईरान की आज वहाँ बहुत ही एक अहम शख्सियत बयान दे रहे थे कि हाँ बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है प्राइस में, जिसमें कोई जंग के अलावा कुछ हमारी भी इसमें कोताही कमजोरी होगी, ये टीवी बयान दे रहे हैं। तो वहाँ लोगों की सकत से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बाहर होती जाएंगी, खासतौर पे ब्लॉकेट की वजह से। चाइना के एदाद शुमार अगर मैं आपको ईरान के बताऊं कि इससे क्या नुकसान उनको हो रहे हैं तो अंदाजा हो जाएगा। तो ईरान की भी एक लिमिट है कि वो उसको बर्दाश्त कर सकता है, उस लिमिट से ज्यादा ईरान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो यही बातें होती हैं जो चाइना की तरफ से कंसर्न। अब चाइना से ईरान को क्या चाहिए? गारंटी चाहिए। रशिया से ईरान को क्या चाहिए? गारंटी चाहिए। आप देखें कि सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन मूव होनी थी, पिछले 5, 8, 10 दिन से पड़ी हुई है, रेजोल्यूशन मूव नहीं हो सक रही है, इसलिए कि चाइना ने कहा है कि नहीं ये रेजोल्यूशन, बल्कि परसों तो बयान दे दिया और चाइना के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने यूनाइटेड नेशंस में, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जब बयान देता है तो अपने मुल्क की हिमा पर देता है और उसने कह दिया कि जी आप जो है इसको, ये वक्त ही सही नहीं है कि आप ये रेजोल्यूशन लेके आए। हालांकि उस रेजोल्यूशन को बहरीन ने और गल्फ कंट्रीज ने को स्पॉन्सर करके 112 ममालिक शामिल हो गए, यानी एक बड़ी अहमियत की रेजोल्यूशन हो गई कि जहाँ एक जो है 1/3 2/3 मेजॉरिटी जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की वो कोई स्पॉन्सर बन गए, लेकिन चाइना ने कहा नहीं। एक आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है। वो सवाल मेरा यह है कि हम ये देख रहे हैं कि हर तरफ से ईरान से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ईरान ये कर ले, ईरान वो कर ले, ईरान के सामने तजावीज़ रखी जा रही हैं। ईरान का एक वाहिद मुतालबा है, एक डिमांड है, वो ये कह रहे हैं कि आप अपना अग्रेसिव बिहेवियर कंट्रोल करें, अपने रूड बिहेवियर को आप दुरुस्त करें और जो बेसिकली एक नेवी ब्लॉकेड आपने लगाया अगर आप उसको हटा दें तो 100 में से 90% चीज़ें तो ऑटोमेटिकली दुरुस्त हो जाएंगी। तो ये प्रेशर अमेरिका की तरफ क्यों नहीं ट्रांसफर हो रहा? हम इस प्रेशर को सिर्फ ईरान की तरफ ट्रांसफर होता हुआ क्यों देख रहे हैं? नहीं, अमेरिका की तरफ से अमेरिका कहा जा रहा है, लेकिन अमेरिका ज़ाहिर है ये बात तो अमेरिका को ज़ौम किस चीज़ का है, इसलिए कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी वार मशीनरी है और अमेरिका की अपना प्रेस्टीज भी इसमें शामिल हो जाता है कि वो ब्लॉकेट उस वक्त हटाए जबकि हरमुज से ब्लॉकेट उठे, क्योंकि हरमुज से भी तो वो पाकिस्तान ने और ईरान ने भी तो ब्लॉकेट लगाया हुआ है ना। तो अब ये, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ये इंदिया दे रहे हैं कि अगर वो हटा भी दे तब भी हम शायद जारी रखें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उसमें फिर जाहिर है चाइना की तरफ से, पाकिस्तान, बाकी ममालिक की तरफ से यही बात उनकी तरफ जाएगी कि आप भी ब्लॉकेट हटाएं, इसलिए कि ब्लॉकेट की वजह से उनको जो $90 बिलियन की उनकी आमदन होती है ईरान की, उसमें आप पिछले 2-2.5 महीने हो गए, अब 17 इससे मार्च से, बल्कि 17 अप्रैल से ये ब्लॉकेट लगा हुआ है और अब महीना तकरीबन परसों हो जाएगा उसको। 1 महीने में उनके पास खुराक की कमी है, उनके पास बाकी मामला की कमी है, उसमें उसके पास उनका एक कुएं से जब तेल निकलता है तो उसकी स्टोरेज अगर ना हो और स्टोरेज की गुंजाइश ना हो तो कुएं में केमिकल एक्शन शुरू होना शुरू हो जाता है तेल के कुओं में, और उसकी वजह से उनके तेल आइंदा निकालना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। तो प्रॉब्लम तो इनके लिए इसलिए आई हुई है कि ब्लॉकेट हटाया जाए। बिल्कुल, हालात दोनों तरफ टाइट हैं, लेकिन इसके लिए जो गुफ्तशुनीद हो रही है, जो मेल मुलाकातों का सिलसिला दोबारा से बंधा है, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द जब भी मुमकिन हो सके पाकिस्तान एक बेहतरीन सिफारतकारी के ज़रिए जिस तरह से अपना काम सर अंजाम दे रहा है, एक बड़े तनाज़े को रोकने के हवाले से पुरअमन तरीके से ये चीज़ें बिल्कुल अपने इख्तिताम की तरफ पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साबिक सफ़ी डॉक्टर जमील अहमद खान साहब मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक ले लेते हैं, आप लोग मेरे साथ रहिएगा। के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, नवाम के इम्तिहान अभी और भी हैं, मसाइब व आलाम अभी और भी हैं। मुल्क इस वक्त ऐसे मौशी दबाव के बहाव में बह रहा है जहां पर हर आने वाला दिन अवाम के लिए मजीद मुश्किल खबरें लेकर आ रहा है। महंगाई में रकड इजाफा देखने में आ रहा है जिसकी सालाना शरह 15% तक जा पहुंची है। अप्रैल के महीने में यह शरह 11% पर थी। मुआशी माहिरीन ने तो खबरदार किया है कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई की शरह है वो 17% तक जा सकती
सकती है। पेट्रोलियम प्राइसेस में हालिया 5 रुपए की कमी के बावजूद अवाम के लिए रिलीफ के इम्कानात कम और मध्यम भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान अब भी खित्ते के महंगे तरीन ममालिक में शामिल है जहां पर 1 लीटर पेट्रोल में तकरीबन निस्फ रकम टैक्स और लेविस की मद में वसूल की जा रही है। IMF ने पेट्रोलियम, गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे समेत 11 नई मगर कड़ी शराइत आयद कर दी हैं, जिसके तहत आइंदा माली साल मुमकिना तौर पर 430 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस शामिल किए जाने समेत FBR का टैक्स रेवेन्यू का जो हदफ है रिकॉर्ड 15,000 अरब के करीब भी तजवीज़ किया गया है। दूसरी तरफ मुल्की कर्जे हैं, उनके भी तमाम रिकॉर्ड अवाम की कमर की तरह टूट चुके हैं। तवानाई का शोबा भी बदतरीन बहरान की जद में है। गर्दिशी कर्जा 5,000 अरब रुपए की सतह को अबूर कर चुका है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान बजट पर भी मुज़ाकरात जारी हैं। ऐसे में मईशत का अहवाल और कौमी ख़जाने का मोराल कैसा होगा, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर माशी अमूर के डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब। मैं उनको खुश आमदीद कहूँगी। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, ये बड़ा मुश्किल किस्म का मुझे इब्तदाइया हमेशा महसूस होता है, क्योंकि एक आम आदमी इस किस्म के फैंसी फिगर्स को शायद उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकता जिस तरह से आप जैसे मुदब्बिर लोग करते हैं। इसको हम ज़रा आसान अल्फाज की गुफ्तगू में तब्दील करेंगे। अब डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि IMF ने किसके बारे में तो हामी भर ली, हमें कुछ सुकून मिल गया, आराम मिल गया, मगर जो 11 नई शराइत हैं वो आवाम के ऊपर कितना भारी गुजरेंगी? देखिए, IMF का हमारी जब माशी बहस होती है उसमें IMF का जिक्र जो है वो बार बार आता है कि IMF को बने हुए तकरीबन 80 साल से ज्यादा हो गए हैं। कोई 191 उसके मेंबर ममालिक हैं। 24 प्रोग्राम तो पिछले कोई 70-75 सालों में पाकिस्तान ले चुका है और लगभग कोई 890 प्रोग्राम IMF ने अपनी तारीख में कोई 134 ममालिक को, कोई 135 ममालिक में जो है वो रोल ओवर किया, इनको रोल्ड आउट किया है। कि IMF के इदारे को हम समझ नहीं पा रहे हैं। IMF का इदारा बनाया गया था कि अगर किसी मेंबर मुल्क के पास डॉलर की संगीन शदीद किस्म की कमी हो जाए तो उसका असर बाकी ममालिक में रोकने से एक IMF का इदारा कायम किया गया था कि आप उस मुल्क को अपने इमरजेंसी वार्ड में ले लीजिए। तो अब बीमार मईशत है, उसको IMF जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है। हम ये तवक्को करके बैठ जाते हैं कि बीमार मईशत IMF के प्रोग्राम में जाएगी और एक तंदुरुस्त और तवाना एक एथलीट बन के उस इमरजेंसी रूम से निकल आई। ये जिम्मेदारी ना IMF की है, ना IMF की कभी थी, ना IMF के चार्टर में ये कुछ लिखा गया है। IMF के चार्टर में नहीं है कि उसने मेंबर मुल्क को जब अपने पैकेज में आए या अपने प्रोग्राम का हिस्सा बने तो उसकी मईशत को तंदुरुस्त और तवाना करना है, उसने सिर्फ ऑक्सीजन फराहम करनी। देखिए, 24 प्रोग्राम तो पाकिस्तान कर चुका पिछले कोई 70 सालों के अंदर और उसका नतीजा भी हमारे सामने है। अब अगर आप और मैं और बाकी पाकिस्तानी इस चीज की तवक्को करके बैठ जाएं कि अब प्रोग्राम जो 25वां आएगा या जिस प्रोग्राम में इस वक्त हम हैं वो हमारी हालत बदल देगा, वो मुल्क में शहद और दूध की नहरें बहा देगा, तो ये गलती IMF की नहीं है, ये हमारी। ठीक है। ये डॉक्टर साहब, अगर आप इजाज़त दें, इस गलती को सुधारने के लिए तो मुल्क के अंदर इदारे होते हैं और इदारों की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ उनके क़वायद और ज़वाबित होते हैं, उनके मुताबिक उन्होंने काम करना है। आपकी गुफ्तगू में अगर मैं इजाज़त से आपकी ऐड करना चाहूँ, अब ये जो इजाफी टैक्स लगाए जाने वाला मामला है, इसके अंदर बताया जा रहा है कि 115 अरब रुपये का जो टैक्स है वो टैक्स इन्फोर्समेंट के ज़रिए जमा किया जाएगा। अब टैक्स इन्फोर्समेंट के ज़रिए तो बुनियादी तौर पे ये काम पाकिस्तान में FBR करता है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करता है। FBR तो वैसे ही नाकाम हो गया ना टैक्स अहदाफ पूरे करने में, टैक्स जमा करने में, तो अब की बार ये कैसे करेगा फिर? देखिए, जो बुनियादी माशी ढांचा 2010 के बाद से शुरू हुआ था, अब सोचिए कि 2010 और अब 2026 आ गया, लगभग 16 बजट तो हम देख चुके हैं। 2010 का जिक्र मैंने इसलिए किया कि 2010 में वो जो 18वीं तरमीम है वो पास की गई थी, नेशनल असेंबली ने वो तरमीम पास की थी बहुत सारे इन कैमरा सेशंस के बाद, और उसने लगभग 1/3 जो आर्टिकल्स हैं हमारे आइन के, हमारे कानून के, उसको उनको बदल डाला था। उसके बाद से जो कहानी शुरू होती है 2010 के बाद की,
वो आप समझिए कि जो बजट बनता है वो, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वो शेख चिली बनाता है और वो अलिफ लैला की कहानी सुनाता है। पिछले कोई 16 साल तो ऐसे गुजर गए। वो ये बताएगा कि हमारा हद जो है वो 16,000 अरब का है। उसके कुछ ही देर के बाद, कोई 1-2 मिनट के बाद, वजीर खजाना साहब जो नेशनल असेंबली में खड़े होंगे फ्लोर में, वो हमें बताएंगे कि 16,000 अरब का हद है, उसमें से 8,000 अरब जो है वो 18वीं तरमीम के तहत हमें सूबों को बांट देना है, और 8,000 अरब जो है वो सूद की मद में मुख्तस कर दिया गया है। अब आप सोचिए कि अगर 16,000 आमदन है, 8,000 सूबों को चला गया, 8,000 सूद की मद में चला गया, तो बाकी बचा क्या? ठीक। वफाकी हुकूमत के पास तो आप सोचिए कि 0/0 बचता है, और उसने लगभग 100 से जायद अभी अखराजात पूरे करने हैं। तो यहाँ पे नक्शा कुछ ऐसा है 2010 के बाद का, अच्छा। कि एक जो वफाकी हुकूमत है वो बन गई है कर्जा जात लेने की एक मशीन। ठीक। और 4 हुकूमतें ऐसी हैं जो खर्चा करने की मशीनें हैं। तो एक हुकूमत कर्जा लिए चले जा रही है, 4 हुकूमतें जो सूबाई हुकूमतें हैं वो खर्चा किए चले जा रही हैं, और उसका नतीजा अब बिल्कुल सामने आ गया। देखिए 2010 में जो हमारा कौमी कर्जा था, अमेंडमेंट 18वीं तरमीम से पहले वो 10 ट्रिलियन रुपए का था। ठीक है। आज कर्जा 97 ट्रिलियन पे पहुंच गया। लेकिन डॉक्टर साहब, ये हमेशा मार्जिन रख के कुछ फैसले किए जाते हैं ना। इसका तो मतलब ये है कि ये हुकूमती नाअहली है कि जब आपने 18वीं तरमीम के ऊपर सारा मामला निपटाया था, तो ये तो नाअहली है आपकी कि आपने मार्जिन ही नहीं रखा कि आइंदा आने वाले वक्तों के अंदर चीज़ें बढ़ भी सकती हैं। कुछ इंसान मार्जिन रखता है, उसके बाद फैसले करता है। यहाँ तो कोई मार्जिन ही नहीं है, इसलिए कंगाल है विफाक हमारा। ये आप दुरुस्त कह रही हैं, नाअहली का नतीजा है। लेकिन जो इसकी दुरुस्तगी का तरीका अब क्या है? इसकी दुरुस्तगी का तरीका ये है कि जो पुराना फॉर्मूला है जिसमें एक हुकूमत जो है वो कर्जा लिए चली जाती है और सिर्फ आप सोचिए कि तकरीबन 16 सालों में वो पहुंच जाती है 10,000 अरब से कोई 100,000 अरब पे, 97 ट्रिलियन रुपीस पे ऑलरेडी हुकूमत पहुंच गई। तो इसकी दुरुस्तगी किए बगैर तो सिमत जो है वो नहीं निकलती, चाहे IMF हो या ना हो, चाहे हम IMF के दिए गए कंडीशनैलिटीज पे, शराइत पे अमल दरामद करें या ना करें। विफाकी हुकूमत सिर्फ 8,000 अरब सूबों में बांटने के बाद और 8,000 सूद की मद में मुख्तस करने के बाद कंगाल है। अगर आप और मैं ये तवक्को लगा के रखें कि अब बजट आएगा और इसमें हमें रिलीफ मिल जाएगी, इसमें बड़ा मजा आने वाला है, विफाकी हुकूमत के पास कोई रिसोर्स नहीं है, दुरुस्तगी किए बगैर काम नहीं चलता। ये तो हमें पता है डॉक्टर साहब, कतई कलामी की माफ़ी, ये तो हम जानते हैं कि ये जो अभी बजट आएगा ये तो कड़ाके निकाल देगा। पता चल रहा है हमें कि ये कमर नहीं, हर बंदा पूरी तरह से टूट जाएगा। अभी तो हम सिर्फ ये बात करें कि अवाम की कमर टूट गई है। अब कौमी खजाना जो कंगाल है, विफाक जो कंगाल है, उसने ये जो फैसला किया डॉक्टर साहब कि हम 100% शेयर्स जो हैं वो फ़रोख्त कर देंगे, आइस्को के, गैपको के, फेस्को के, इससे फौरी तौर पे तो एक खतीर रकम जमा हो जाएगी, विफाक को मिल जाएगी। लेकिन देर पर इसका कोई फ़ायदा है? ये कुछ सोची समझी आपको लगता है कि हिकमत का फैसला होगा या ये भी गले पड़ेगा आइंदा आने वाले वक्तों में? ये अब आप भी वो दुरुस्तगी का हल ढूंढ रही हैं कि हल इस सारे इश्यूज की क्या है। एक हल ये ज़रूर है कि जो हुकूमत के अखराजात हैं, जो हुकूमत के नुकसानात हैं, आपने बिजली के शोबे का जिक्र किया। अब आप सोचिए कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो पूरे पाकिस्तान में जितनी बिजली बनती है वो खरीदती है, उसके बाद जो खरीदी हुई बिजली है उसको फरोख्त करती है, और इस खरीदो फरोख्त में कोई 700 से 800 अरब रुपए का सालाना नुकसान करती है। और ये पिछले 15-20 साल से करे चली जा रही है। तो अगर आपकी दुकान में 700 अरब का नुकसान है तो खुदाया उस दुकान को बंद कर दीजिए। तो पहली दुरुस्ती का तो ये कदम जो आप बता रही हैं, हुकूमत का काम हुक्मरानी करना है, उसका काम बिजली खरीदना, बिजली बेचना, गैस खरीदना, गैस बेचना, हवाई जहाज के टिकट बेचना, ये हुकूमतों का काम नहीं।
हुकूमतों का काम हुक्मरानी करना है, उनका काम कारोबार करना नहीं है। उनका काम गन्ने की कीमत फिक्स करना नहीं है, उनका काम चीनी की कीमत फिक्स करना नहीं है, उनका काम पेट्रोल की कीमत फिक्स करना नहीं है। तो हुकूमत पाकिस्तान हर वो काम कर रही है जो हुकूमत का काम नहीं है, और जो हुकूमत का काम करने का है वो कर नहीं रही। ठीक है, अब ये जो हुकूमत के करने के काम होते हैं डॉक्टर साहब, उसमें तो ये होती है कि चेक एंड बैलेंस रखा जाए, पॉलिसीज देखी जाए और देखा जाए कि उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं होता। मैं ठीक है आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि ये बेहतर फैसला है, हुकूमतों का काम नहीं होता कारोबार करना। लेकिन अगर आइस्को, गैपको, फेस्को, इन कंपनीज को निजकारी हो जाएगी तो आपको नहीं लगता एक आम आदमी की फ़िक्र करना भी हुकूमत का काम होता है? यहाँ पे उजारादारी हो जाएगी, मर्ज़ी के रेट तय किए जाएंगे, रोज़गार का मसला यहाँ पर बन जाएगा। प्रॉब्लम्स तो आवाम फेस करेगी, हुकूमत तो शायद ना फेस करे, आवाम फेस करेगी, लेकिन हुकूमत तो आवाम का भी सोचती है ना। अब आवाम को फिर क्या ऐसी कंपनियों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाए कि बिजली जितने की मर्ज़ी वो बेचें, आवाम ख़रीदने पर भी मजबूर हो जाए? अब मामला आ गया जिसको मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत का काम है हुक्मरानी करना। हुक्मरानी से मुराद है रेगुलेटरी कंपनी जो 24 करोड़ पाकिस्तान के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। वो रेगुलेट करेगी इन्हीं इंडस्ट्रीज को जब ये प्राइवेट सेक्टर में चली जाएंगी। तो रेगुलेशन हुकूमत का काम है, बिजनेसेस चलाना जो है वो हुकूमत का काम नहीं। तो यहाँ हुकूमत जो है वो कारोबार चला रही है, वो रेगुलेट नहीं कर पा रही है। इसको रेगुलेट करना है तो एग्जैक्ट रिवर्स समझ लीजिए कि जो कुछ काम अभी किया जा रहा है या पिछले 15-20 सालों से 25 सालों से हो रहा है वो नहीं करना। अच्छा, अब आप देखिए कि जो बुनियादी माशी ढांचा है वो तब्दील नहीं होता, सियासी जमात कोई भी हुकूमत में आ जाए, ठीक है, चाहे वो PTI हो, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो कोई कोalition गवर्नमेंट हो, बुनियादी ढांचा वही चले आ रहा है कि कारोबार करना है और रेगुलेशन नहीं करनी, हुक्मरानी नहीं करनी, कारोबार करना। ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास आखिरी 1 से 1.5 मिनट है। मैं चाह रही हूँ तफसील से आपका इस पे भी डॉक्टर साहब मुझे जवाब मिले। एक तो हुकूमत ने जो दोबारा हातिम ताई की कब्र पे लात मारी है कि 5 रुपए फ़ी लीटर पेट्रोल के अंदर कमी की है, क्रेडिट ले रहे हैं, हुकूमत वाले क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन ये तो बड़ी हुई चीज़ को वापस उन्होंने किसी हद तक किया है ना। इसमें पहले से जो मौजूदा कीमत थी उसको कम करके कोई रिलीफ नहीं दिया। इसके ऊपर एक सियासी सवाल है, ये कहा जा रहा है कि जी आप ईरान के साथ एग्रीमेंट कर लें ना, तेल का कीमतें कम होंगी, थोड़ा सा यहाँ पे भी हमें सुकून मिलेगा। IMF जैसे इदारे इसके अंदर बहुत बड़ी रुकावट है, या ये फिर आप समझते हैं कि नहीं, इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर? जी, दो बातें हैं। एक तो IMF का दोबारा से आपने जिक्र कर दिया। देखिए, आलमी मंडी में जब तेल की कीमत बढ़ती है तो चाहे वो भारत हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, जो तेल इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं, वहां पे किसी ना किसी को बोझ उठाना पड़ता है। ठीक। भारत में ये फैसला किया गया कि ये बोझ उन्होंने आवाम के ऊपर नहीं डालना, उन्होंने जो रिफाइनरीज की कॉर्पोरेट बैलेंस शीट है उनके ऊपर डालना है। ठीक है। जब से पहले भारत में पेट्रोल का रेट जो है वो 95 रुपीज इंडियन रुपीज पर लीटर था, और वो जंग के बाद भी वही रहा। ठीक है। पाकिस्तान में तकरीबन 61% इजाफा हुआ है, बांग्लादेश में तकरीबन 16% इजाफा हुआ है। तो हमारे यहाँ हमारी जो फैसला साज इदारे हैं, शख्सियात हैं, उन्होंने तकरीबन 100% बोझ जो आलमी मंडी का है वो अवाम पे डाला। और जब आलमी मंडियों में कीमत बढ़ रही थी तो हुकूमत ने सोचा कि चलें इसी बहाने अपना खजाना भी भर लेते हैं, तो पेट्रोलियम लेवी जो है वो भी इजाफी लगा दिया। तो ये हुकूमत की अंदरूनी पॉलिसी है कि बोझ किसके ऊपर डालना है, बोझ तो आएगा अगर आलमी मंडी की कीमत बढ़ती। ठीक है। अब जाते जाते एक और मुख्तसर, आइंदा आने वाले चंद महीनों में डॉक्टर साहब अवाम तैयार रहे कि उन्होंने ये सारी सूरत हाल क्रिटिकल वे में इकॉनमी की फेस करनी है, या आपको लगता है कि नहीं, शायद हुकूमत कुछ काम कर दिखाए, शायद गवर्नमेंट की तरफ से अवाम को कुछ रिलीफ मिल पाए? बिल्कुल मुख्तसर। देखिए, अगर किसी की आमदन 16,000 है और 16,000 का उसके पास खर्चा है और उस खर्चा करने के बाद भी 100 इखराजात बाकी हैं, उस इदारे से, उस हुकूमत से अगर आप और मैं तवक्को लगा बैठें तो आप मुझे खुद ही बता दीजिए कि गलती किसकी है। सही, सही। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। माहिर माशी अमूर डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब मेरे साथ मौजूद थे। इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।